प्रधानमंत्री ने व्लादिवोस्तोक को यूरेशिया और प्रशांत का संगम बताया। रूस के सुदूर पर्व के विकास में भारतीय प्रतिभाओं के योगदान पर दिया जोर। तीन देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में विदेश मंत्री एस जयशंकर आज क्रोएशिया के विदेश मंत्री गॉर्डन ग्रिलिक रैडमैन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में होंगे शामिल। इससे पहले विदेश मंत्री ने यात्रा के पहले पड़ाव में स्लोवेनिया के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से की मुलाकात। यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्तों पर की चर्चा, साथ ही अफगानिस्तान सहित भारत प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी की बातचीत। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में आज तालिबान सरकार के गठन की संभावना। सूत्रों के अनुसार तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला बरादर नई अफगान सरकार का कर सकते हैं नेतृत्व। अमेरिका में ईडा तूफान से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आई आकस्मिक बाढ़ से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आई आकस्मिक बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 40। न्यूयॉर्क के मेयर ने की आपातकाल की घोषणा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार सफर जारी। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जीता। पैराशूटर अवनी लेखरा ने 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में जीता कांस्य। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री ने दी शुभकामनाएं। पलक कोहली और प्रमोद भगत ने मिक्स्ड डबल के सेमीफाइनल में बनाई जगह। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से की मुलाकात। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को दी बधाई, उनके संघर्ष को सराहा। और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने गंवाए 4 विकेट। पहले दिन भारत ने बनाए थे 191 रन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के व्लादिवोस्तोक में चल रहे छठे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है। पीएम मोदी ने भारत और रूस के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत और रूस के बीच दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है। कोरोना महामारी ने हमारे द्विपक्षीय सहयोग में स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्रों के महत्व को उजागर किया है। The friendship between India and Russia has stood the test of time. Most recently, it was seen in our robust cooperation during the COVID-19 pandemic, including in the area of vaccines. The pandemic has highlighted the importance of the health and pharma sectors in our bilateral cooperation. Energy is another major pillar of our strategic partnership. India-Russia energy partnership can help bring stability to the global energy market. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत में प्रतिभाशाली और समर्पित कार्यबल है जो संसाधनों में पूरी तरह से समृद्ध है। रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में विकास के योगदान के लिए भारतीय प्रतिभाओं के लिए जबरदस्त गुंजाइश है। India has a talented and dedicated workforce, while the Far East is rich in resources. So, there is a tremendous scope for Indian workforce to contribute to the development of the Russian Far East. The Far Eastern Federal University, where this forum is being held, is home to a growing number of students from India. प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच समुद्री मार्ग की प्रगति पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे भारत और रूस के बीच संबंधों में और निकटता आएगी। I am happy that the Chennai-Vladivostok maritime corridor is making headway. This connectivity project, along with the international north-south corridor, will bring India and Russia physically closer to each other.
भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 67,09,59,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 74,84,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और वहीं देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से आज देश भर में 45,352 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 45,352 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 34,791 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.45% हो गया। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,99,778 है। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आईसीएमआर का दौरा किया। उनके साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार भी थी। स्वास्थ्य मंत्री ने आईसीएमआर में चल रहे रिसर्च प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय लिस्ट भी जारी की है। उधर भारतीय रेल ने यात्री सुविधाओं में इजाफा करते हुए सुपरफास्ट ट्रेनों में एक नई श्रेणी शुरू की है, जो एसी फर्स्ट, एसी सेकंड और एसी थर्ड के अलावा होगी, जिसका नाम होगा एसी थर्ड इकोनॉमी। सामान्य एसी 3 के मुकाबले इकोनॉमी का किराया 7% कम होगा। 6 सितंबर से प्रयागराज और जयपुर के बीच चलने वाली ट्रेन में इस नए कोच को लगाया जा रहा है और आने वाले दिनों में तमाम एक्सप्रेस ट्रेनों में यह सुविधा बहाल की जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमारे संवाददाता राजेश राज ने इस नई कोच का जायजा लिया और उत्तर रेलवे के जीएम आशुतोष गंगल से कोच की खासियत समझने की कोशिश भी की। आप भी देखिए। भारतीय रेल प्रगति के पथ पर अग्रसर है, जिसका जीता जागता प्रमाण ये एसी 3 टायर इकोनॉमी कोच है, जो एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड क्लास और एसी 3 टायर के अलावा भारतीय रेल ने एसी 3 टायर इकोनॉमी कोच का आगाज़ किया है। और ये कोच आपको हम अंदर लिए चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि इस कोच में आखिर क्या क्या सुविधाएं हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो कलर आप देख सकते हैं कि जो दीवार है या जो सीट हैं, दोनों की कलर एक है। अन्य सामान्य ट्रेन जो एसी 3 टायर के जो बॉगी हैं, उससे कहीं ना कहीं इसे अत्याधुनिक रूप देने की कोशिश की गई है। पानी की बोतल रखने के लिए जो ट्रे बनाए गए हैं, ये ट्रे मार्वल का ये लुक है। कोच अब उपलब्ध है ऑपरेशन के लिए और एनसीआर में से प्रयागराज से जयपुर के बीच की गाड़ी में सबसे पहले लगाया जा रहा है। उत्तर रेलवे में हम लोग लखनऊ वाली जो ट्रेन हैं उसमें से इंट्रोड्यूस करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे और कोच बन के आएंगे इनको और प्रोलिफरेट करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स पे हम ये सुविधा प्रदान कर सकें। इस आपको मालूम होगा इस का किराया भी हम लोगों ने जो एसी 3 टायर है उससे थोड़ा सा कम रखा है, जिससे ये ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाए और पैसेंजर्स कम किराए में और ज़्यादा सुविधा के साथ ट्रैवल कर सकें। मोबाइल पॉइंट के जो चार्जर हैं वो हैं, पानी की बोतल इसमें रखे जा सकते हैं बहुत आराम से। तो हम कह सकते हैं कि अत्याधुनिक सुविधाओं से एक नए फ्लेवर और क्लेवर में यह जो एसी 3 टायर जो इकोनॉमी जो कोचेज़ हैं, ये सुपर फास्ट जितनी भी ट्रेनें होंगी आने वाले दिनों में जो चलनी है, उन तमाम ट्रेनों में ये 2 बोगियाँ लगाई जाएंगी। आप देख सकते हैं कि जो इसका जो क्लेवर है वो एकदम बिल्कुल बदला हुआ है। भारतीय रेल की ये कोशिश है कि मुसाफिरों को आने वाले दिनों में और भी सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराएं और इसका जीता जागता जो एक रूप हम कह सकते हैं वो एसी 3 टायर इकोनॉमी जो कोच है उसमें देखा जा सकता है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विदेश मंत्री के दौरे की। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में आज क्रोएशिया का दौरा वो करेंगे। क्रोएशिया की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री क्रोएशिया के विदेश मंत्री गॉर्डन ग्रिलिक रेडमैन के साथ बातचीत करेंगे। इससे पहले यात्रा के पहले पड़ाव पर उन्होंने स्लोवेनिया के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया, उन्होंने ट्वीट किया, स्लोवेनिया के राष्ट्रपति का स्वागत के लिए आभार। दोनों देशों के संबंधों के लिए उनका दीर्घकालीन सहयोग सराहनीय है। यूरोपीय संघ और भारत की चुनौतियों पर अहम चर्चा हुई।
और वही विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 देशों स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। 4 और 5 सितंबर को विदेश मंत्री डेनमार्क में भारत डेनिश संयुक्त आयोग की चौथी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री इस दौरे से 3 मध्य यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद नई सरकार बनने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार आज तालिबान नई सरकार का ऐलान कर सकता है। तालिबान के सबसे बड़े नेता मुल्ला हेबतुल्ला अखुंदजादा को अफगानिस्तान का सर्वोच्च नेता बनाया जा सकता है। तालिबानी नेता समांगिनी का कहना है कि नई सरकार में गवर्नर ही प्रांत प्रमुख होंगे, वहीं जिलों में जिला गवर्नर होंगे। इन्हीं के हाथों में अपने अपने क्षेत्र की बागडोर होगी। समांगिनी ने बताया है कि तालिबान ने पहले से ही प्रांतों व जिलों के लिए गवर्नरों व पुलिस प्रमुख की नियुक्ति कर दी है। नई प्रशासन प्रणाली का नाम, राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान पर अभी फैसला लिया जाना बाकी है। उधर अमेरिका में ईडा तूफान से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। भारी बारिश से न्यूयॉर्क शहर में आकस्मिक बाढ़ की आपातकालीन चेतावनी जारी कर दी गई है। वहां सड़कें पानी में डूब गई हैं। पटरियों और प्लेटफॉर्म पर पानी भर जाने से सबवे रेल सेवा बंद कर दी गई है। फिलाडेल्फिया, उत्तरी डेलावेयर और न्यूयॉर्क स्टेट के बाढ़ग्रस्त हिस्सों में बचावकर्मी नावों से लोगों को घरों से सुरक्षित बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में अपने संबोधन में भीषण तूफान और जलवायु संकट को मौजूदा समय की बड़ी चुनौतियों में से एक बताया। ईडा तूफान की वजह से दक्षिणी राज्य लुइसियाना में लगभग 10 लाख घरों में बिजली आपूर्ति बाधित है। शुक्रवार की वहां की यात्रा से पहले जो बाइडेन ने कहा है कि प्रशासन वहां बिजली बहाल करने में जुटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में स्थित एक सुपरमार्केट में चाकू मारने की घटना सामने आई है। देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने इसे आतंकी हमला बताते हुए आईएसआईएस से प्रेरित एक आतंकवादी ने ऑकलैंड के एक सुपरमार्केट में 6 लोगों को चाकू मार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और हमलावर को गोली मारकर ढेर कर दिया गया। उन्होंने कहा हमलावर एक श्रीलंकाई नागरिक था जो 2011 में न्यूजीलैंड आया था। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने हमले की कड़ी निंदा की है। उधर देश भर में पोषण जागरूकता से संबंधित गतिविधियों के लिए पोषण माह मनाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पोषण माह पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पोषण माह एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे 18 मंत्रालयों के समन्वय से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पोषण माह में भारत सरकार की 18 मंत्रालयों के समन्वय से प्रदेश की सरकारें भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि पोषण महीना एक उत्सव के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है और पोषण माह का एक अलग पोर्टल भी उपलब्ध है, जिसमें आप आपके आंगनबाड़ी में क्या गतिविधि कर पाई हैं, क्या फोटोग्राफ्स आप उपलब्ध कर पाई हैं अपने लिए, उन सबको साझा कर सकती हैं। हम आशा करते हैं कि आपके इस उत्सव की एक झलक हम देश की राजधानी में भी देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा है कि आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर महिलाओं को पौष्टिक भोजन की जानकारी देने के लिए कार्य किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर जो प्रादेशिक व्यंजन है, जिसमें आयुष मंत्रालय का भी योगदान है, जिससे अफोर्डेबल प्राइस पे हम पौष्टिक आहार महिला और बच्चे को कैसे उपलब्ध हो इसकी जानकारी दे पाए, ये जल्द ही पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध कराएंगे। मैं आशावादी हूँ कि आप बहनें इस जानकारी को भी अपने आंगनबाड़ी की हर बेनिफिशियरी बहन और बच्चे के परिवार तक पहुँचाएंगी। उधर टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता है। प्रवीण ने पुरुषों की T64 स्पर्धा के फाइनल में मेडल के साथ 2.07 मीटर की ऊंची कूद के साथ नया एशियन रिकॉर्ड भी बनाया है। हालांकि प्रवीण इस मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। एक समय प्रवीण गोल्ड मेडल जीतने की रेस में बने हुए थे, लेकिन ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड्स ने उन्हें पीछे कर दिया, जिसके बाद भारतीय एथलीट को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा।
प्रवीण कुमार के सिल्वर मेडल जीतने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर प्रवीण को मुबारकबाद दी थी। उन्होंने लिखा कि पैरालंपिक में प्रवीण कुमार का प्रभावशाली प्रदर्शन, पुरुषों की ऊंची कूद में नए एशियाई रिकॉर्ड के साथ आपका रजत पदक हर भारतीय खेल प्रेमी के लिए खुशी लेकर आया है। आपकी सफलता सभी युवा एथलीट्स को प्रेरित करेगी। हार्दिक बधाई, आप नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। और वहीं प्रवीण की कामयाबी पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उनको शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने लिखा कि पैरालंपिक में रजत पदक जीतने पर प्रवीण कुमार पर गर्व है। ये पदक उनकी कड़ी मेहनत और अद्वितीय समर्पण का परिणाम है। उन्हें बधाई, उनके भविष्य के लिए प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। और वहीं खिलाड़ियों का हमेशा हौसला बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवीण कुमार को फोन कर भी उनकी जीत की उन्हें बधाई दी। साथ ही पीएम ने उनके साहस की भी सराहना की। और वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी प्रवीण को रजत पदक की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए रजत पदक जीता। 2.07 मीटर की ऊंची कूद के साथ नया एशियन रिकॉर्ड। और वहीं अपनी जीत के बाद प्रवीण कुमार काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने अपने कोच सहित भारतीय पैरालंपिक कमेटी और साई का भी धन्यवाद किया। मुझे मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं थैंक यू अपने कोच को बोलना चाहूँगा और जिन्होंने मुझे अब तक बहुत सपोर्ट किया है। मैं 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया था गेम तो मैं सोच रहा था कि मेरा क्या होगा, लेकिन कोच ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। जब भी मुझे लगता था कि मैं पीछे हटने वाला हूँ, मुझे लगता कि अब नहीं हो पाएगा, जब भी मेरे कोच ने मुझे आगे बढ़ने के लिए पूरा वो किया है। और मैं अपनी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और मैं पीसीआई और साय को भी थैंक यू बोलना चाहूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी अपने टैलेंट को आगे लेने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम, क्योंकि मैंने अपना पर्सनल बेस्ट किया है और विद एशियन रिकॉर्ड। दैट्स गुड फॉर मी। उधर भारतीय पैराशूटर अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। इस पैरालंपिक में अवनी का यह दूसरा मेडल है। इससे पहले अवनी ने 10 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। अवनी के इस ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पदकों की संख्या अब 12 हो गई है। इसी के साथ अवनी एक पैरालंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और वहीं अवनी की ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, टोक्यो पैरालंपिक में एक और गौरव का पल। अवनी लेखरा के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित हूं। भारत के लिए कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवनी के पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी है। गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अद्भुत अवनी, #पैरालंपिक्स में एक और पदक जीतकर आपने फिर एक बार देश का नाम रोशन किया है। पूरे देश को आप पर गर्व है। कांस्य पदक की बहुत बहुत बधाई। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अवनी को बधाई देते हुए कहा है कि एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीतना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने भी एक ही ओलंपिक में एक नहीं 2 मेडल जीतने का काम किया है। उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये हिस्टोरिक भी है, रिमार्केबल भी है। अवनी की उपलब्धि जो है वो छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। पहले गोल्ड जीता, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। और वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। खेल मंत्री के ऑफिस में हुई इस मुलाकात में टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सुमित अंतिल, जैवलिन थ्रो रजत जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया, डिस्कस थ्रो में रजत जीतने वाले योगेश और हाई जंप में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार मौजूद थे। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से उनके संघर्ष और पदक जीतने तक के सफर के बारे में बातचीत की। इस अवसर पर खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को पदक जीतने पर उन्हें बधाई भी दी। किस तरह से आप एक मनोबल के साथ, एक हाई स्पिरिट्स के साथ, पूरे विश्वास के साथ टोक्यो पैरालंपिक्स में खेलने गए
और मैं उसकी कहानी आपसे समझ रहा था क्यों इस पर मनोबल इतना बड़ा था। एक तो पिछले 4 वर्षों में जो आपने मेहनत की है वो एक बड़ा कारण है। दूसरा, सरकार का सहयोग आपकी ट्रेनिंग में जो हो पाया, आपने कहा वो एक बड़ा बदलाव उसमें देखने को मिला। तीसरा, जाने से पहले जब देश के प्रधानमंत्री आपसे बात करते हैं तो उसमें भी आपके उत्साह में और जोश में और बढ़ोतरी होती है। लेकिन अंत में ये खिलाड़ी को ही प्रदर्शन करके तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाना होता है और आपने भारत के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वहीं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेल दिवस के अवसर पे पदक जीतने को एक सुनहरा अवसर बताया है। उनका कहना था कि एक तरफ पूरा देश हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद कर रहा था, तो वहीं खिलाड़ी टोक्यो में पदक जीतकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बरसात का मौसम है, लेकिन भारत के लिए असली बरसात तो टोक्यो में पैरालंपिक्स में हो रही थी। मेडल्स एक के बाद दूसरा जीत रहे थे और जिस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे था, एमओएस निषेध जी, रवि जी जो खेल सचिव भी हैं, हम लोग वहां पर भी थे। तो उस दिन भी एक के बाद दूसरा मेडल आने की गति चलती गई। एक और हम मेजर ध्यानचंद जी को याद कर रहे थे, उनको पुष्पांजलि कर रहे थे जयंती के अवसर पर। तो दूसरी ओर भारत के लिए मेडल्स की बरसात हो रही थी। ये अपने आप में एक ऐसे स्थान पर जहां पर हम नेशनल स्टेडियम पर थे और उस शख्सियत को याद कर रहे थे जिसने भारत के लिए एक नहीं 3 मेडल ओलंपिक्स में जिताने का काम किया, स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी। इससे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए क्या हो सकती है। उधर भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली और प्रमोद भगत ने मिश्रित युगल SL3 SU5 में थाईलैंड की जोड़ी को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड के खिलाड़ियों को 2-0 से मात दी। और वहीं भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने पैरालंपिक में पुरुषों की एकल SL6 स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कृष्णा नागर ने ग्रुप मैच में ब्राजील के खिलाड़ी को 2-0 से मात दी। कृष्णा अपना सेमीफाइनल मुकाबला शनिवार को खेलेंगे। और वहीं आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिलकर आगामी नवंबर महीने में R&D मेले का आयोजन करेंगे। सभी IIT प्रमुखों के साथ आज हुई बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शोध और नवाचार पर काफी जोर दिया गया है और ये मेला ऐसे नवाचारों को बढ़ावा देगा जो नागरिकों के जीवन को आसान बनाने में मददगार साबित होंगे। 23 IITs are coming together to have a R&D Mela in the mid of the November. This will create a new framework. The IITs will create a priority R&D initiative to create ease of living for our citizen. IIT is a global brand today. I am confident this R&D Mela, R&D fair, lot of innovations will come up, lot of new project will come up, and this Mela will give emphasis to connect with Indian industries. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।